हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जो कि आपकी बी हाइव टेक्स्ट बुक से लिया गया है। और इस चैप्टर में हम लोग एक ऐसे म्यूजिशियन एवलिन ग्लेनी के बारे में सुनेंगे जो कि पूरी तरीके से डेफ होती हैं, फिजिकली डिसेबल्ड होती हैं, इसके बावजूद वो बहुत ही बड़ी म्यूजिशियन बन जाती हैं। तो कैसे ये उनका सफ़र ये कैसा रहता है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट वाले पैराग्राफ से। रश आवर क्राउड्स जस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे कैसा नज़ारा होता है, ट्रेन आने वाली होती है, उस समय भीड़ भाड़ होती है, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे होते हैं। तो ये सारा नज़ारा वहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे वो एक 17 साल की दुबली पतली लड़की खड़ी थी, बल्कि वो उससे भी कम एज की दिखाई दे रही थी, और वो वहाँ पे खड़े होके और वो वाइब्रेशन को महसूस कर रही थी जो कि ट्रेन आ रही थी। तो प्लेटफॉर्म पे जो वाइब्रेशन हो रहे थे उनको महसूस कर रही थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish home। कह रहे हैं कि ये उसका पहला दिन था। प्रेस्टिजियस मीन्स होता है सम्मानित, प्रतिष्ठित, और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में उसका पहला दिन था। और ये चीज़ किसी को भी डराने के लिए, एक टीनेजर लड़की को डराने के लिए या नर्वस करने के लिए काफ़ी होती है। टीनेजर मीन्स होता है 12 to 18 ईयर की जो एज होती है, वहाँ पे आप टीनेज बोल सकते हैं उसको। बट दिस स्पायरिंग म्यूजिशियन फेस द बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। कह रहे हैं कि ये किसी भी आदमी को डराने के लिए काफ़ी था कि पहला दिन था उसका वहाँ पे, लेकिन इससे भी ज़्यादा चैलेंजेस वो फेस कर चुकी थी वो लड़की। और क्या चैलेंजेस फेस किया था कि वो ऑलरेडी एक वो पूरी तरीके से क्या थी, डेफ थी। डेफ मीन्स उसे कुछ नहीं देता था। नाउ नेक्स्ट। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano। कह रहे हैं कि एवलिन ग्लेनी की जो लॉस ऑफ हियरिंग थी वो धीरे धीरे हो रही थी, मतलब ग्रेजुअली वो कम हुई थी, सुनने की जो क्षमता थी। एक बार उसकी माँ ने नोटिस किया कि 8 ईयर की जब एवलिन थी तो वो पियानो बजा रही थी, और उन्होंने उसको कॉल किया, बुलाया, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिली। तो उनको रियलाइज़ हो गया कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। उनकी माँ का नाम इज़ाबेल ग्लैनी था, आप देख सकते हैं। तो फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कह रहे हैं कि पहले शुरुआत में तो एवलिन ने बहुत कोशिश की कि अपना जो डेफनेस है, जो बहरापन है, उसको लोगों से, अपने टीचर्स से, फ्रेंड्स से छुपाया जाए। लेकिन जब वो बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिट्रोइटेड and her headmistress urged her parents to take her to a। यहाँ पे क्या होता है कि जब वो 11 साल की होती है तो उसके मार्क जो बिल्कुल डिट्रॉइट हो जाते हैं, डिट्रॉइटेड हो जाते हैं, एकदम ख़राब हो जाते हैं, बहुत ही बुरे मार्क्स आए होते हैं, बिल्कुल वर्स। तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस होती है इवलिन की, वो उनके पेरेंट्स को बुलाती हैं, यानी उनकी माँ को बुलाती है, और कहते हैं कि आप इसे किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड डैट हर हियरिंग वॉज severely impaired as a result of gradual nerve damage। तो यहाँ पे अब जब वो लोग स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर के पास, तो उन्हें पता चलता है कि उसका जो सुनने की जो क्षमता थी एवलिन की, वो बिल्कुल बहुत ही गंभीर रूप से, बहुत ही बुरी तरीके से वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, कम हो चुकी है, क्योंकि उसका जो नर्व सिस्टम था जो सुनने वाला, वो जो है अब वो डैमेज हो चुका था। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। तो उनको एडवाइस दी जाती है, यानी उनके पेरेंट्स कि उस एवलिन को हियरिंग एड्स पहना दिया जाए और फिर उसे जो है डेफ के स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहते हैं कि अचानक से सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल अंधेरा दिखाई देने लगा। मतलब अब यू कैन इमेजिन कि अगर कोई 10-11 साल तक उसको सारी चीज़ें अच्छे से चल रही होती है, उसके बाद अचानक से उसकी सुनने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, और फिर उसे लगता है कि अब वो कभी किसी की बात नहीं सुन पाएगा या सुन पाएगी।
तो वहाँ पे क्या उसके ऊपर बीत रही होगी ये एज्यूम किया जा सकता है। तो ऐसे ही एवलिन बता रही है कि यहाँ पे उसको सारी चीज़ें बिल्कुल ब्लैक दिखने लगी थी, और बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो है वो गिव अप नहीं करने जा रही थी, मतलब क्विट करने, हार मानने नहीं जा रही थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उसने डिटरमाइन कर लिया, अपने आप को दृढ़ संकल्प ले लिया कि उसे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है और उसका जो इंटरेस्ट था म्यूज़िक के प्रति उसको आगे परस्यू करना है। वन डे शी नोटिस द गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक बार उसने देखा कि एक लड़की जो है वो जाइलोफोन बजा रही थी, तब उसने फैसला किया वहाँ पे कि वो भी जाइलोफोन बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रोन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। कह रहा कि बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया कि अरे तुम ये नहीं कर पाओगी, लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे रोन फोर्ब्स। परक्यूशनिस्ट क्या होते हैं? पर्सन हु प्लेज द ड्रम एंड और द तबला, जो तबला ड्रम बजाने में जो परफेक्शन जिनको रहता है उनको बोलते हैं परक्यूशनिस्ट। तो रॉन फोर्ब्स उस समय के बहुत बड़े परक्यूशनिस्ट थे, तो उन्होंने क्या कहा कि उसकी पोटेंशियल यानी उसकी क्षमता को पहचान लिया, और फिर उन्होंने क्या किया, ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई इट सेंस इट सम अदर वे। तो उन्होंने उसके सामने, एवलिन ग्लेनी के सामने ड्रम बजाना स्टार्ट किया और उससे कहा कि तुम कानों के ऊपर ध्यान मत दो कि तुम्हें कान से सुनना है, तुम कहीं से भी बस किसी तरीके से इसको सॉन्ग को महसूस करो, इसको फील करो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the west up and the lower one from the west down. तो इवलिन कहते हैं कि अचानक से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो हायर वाला ड्रम था उसको अप से सुनाई दे रहा था, और जो लोअर ड्रम था वो डाउन सुनाई दे रहा था। तो अब जो है फोर्ब्स रिपोर्टेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अब जो है फोर्ब्स ये काम लगातार करते रहे, ड्रम बजाते रहे। अब एवलिन को लगने लगा था कि हाँ, वो जो ड्रम की जो आवाज़ है वो अपने बॉडी के हर पार्ट से उसे अलग अलग तरीके से महसूस हो रही थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। एवलिन कहती हैं कि मुझे अपना जो है मैंने सीख लिया था कि कैसे अपने माइंड को और बॉडी को बिल्कुल एकदम खुला छोड़ के और वो साउंड और वाइब्रेशन को महसूस करना है। द रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और इसके बाद जो कुछ भी किया मैंने वो सिर्फ मेरा हार्ड वर्क था और डिटर्मिनेशन था। ओके, नाउ she never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, कह रहे हैं कि उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा, वहाँ से वो आगे बढ़ती गई और उन्होंने यूके का टूर किया, जहाँ पे ए यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, ऑर्केस्ट्रा मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, मतलब जहाँ पे डांसिंग या फिर सिंगिंग का काम होता है और कई सारे लोग एक साथ मिलके करते हैं, उसे ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। तो वो 16 ईयर की थी, तो उसने यूके का टूर लगाया। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे जो है वो म्यूज़िक को लाइफ बनानी है, अपनी ज़िंदगी बनानी है। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। एवलिन ने क्या किया, वहाँ पे रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में अपना ऑडिशन दिया और सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट मार्क जो अभी तक की हिस्ट्री में आया था वहाँ की ऑडिशन देते समय वो किसका आया, एवलिन ग्लेनी का। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। एट द एंड ऑफ और 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। कह रहे हैं कि वो जल्दी ही क्या हुआ, पहले वो ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी, ऑर्केस्ट्रा के साथ कई सारे लोगों के साथ काम करती थी, लेकिन रॉयल एकेडमी ज्वाइन करने के बाद वो सोलो परफॉर्मेंसेस देने लगी, मतलब बिल्कुल अकेली। और 3 साल के कोर्स के बाद उन्होंने कई सारे अवार्ड्स जीत लिए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और इन सब के लिए जो उन्होंने अवार्ड्स जीते, तो जब भी उनकी तारीफ़ होती थी तो वो कोई भी तारीफ़ वो जल्दी उनको बहुत ही ज़्यादा हीरो बना के पेश किया जाता था, तो उनको वो एक्सेप्ट नहीं करती थी, बल्कि क्या कहती थी, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग
यू विल गेट देयर। कह रहे हैं कि अगर आप कठिन मेहनत करते हो और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो तो आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचते हो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और वाकई इस बात को उन्होंने सच साबित कर दिया, क्योंकि वो आगे आगे चल के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पे उन्होंने कमांड अपनी हासिल की। और इसके अलावा उनका जो शेड्यूल था, मतलब वो दिन रात चौबीसों घंटे अब वो बिजी रह रही थी, इतना ज़्यादा वो पॉपुलर हो चुकी थी। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। यहाँ पे राइटर कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता वाला है कि एवलिन ग्लेनी को इस तरीके से बिना थके हुए काम करते हुए देखना, और बिना ये जानते हुए कि वो बिल्कुल सुन नहीं पाती, बहुत ही ज़्यादा इंट्रिग्यूइंग है। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। कह रहे हैं कि मैंने उनसे 2 घंटे तक बातें की और उसमें उन्होंने एक बार भी एक वर्ड भी नहीं मिस किया, मतलब लगा ही नहीं कि वो डेफ हैं। Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lit. यहाँ पे वो एवलिन ग्लेनी थोड़ा हंस के बताती हैं कि जो ऐसे ऐसे मैन जो कि जिनकी बड़ी बड़ी बियर्ड्स होती हैं, उनसे वो थोड़ा सा जो है डरती हैं कह सकते हो, या फिर उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, और ये चीज़ वो हंस के कह रही होती हैं। और किस उनका लिट कौन सा रहता है, लिट मीन्स होता है, लिट मीन्स होता है अ वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब वो किस तरीके का बोल रही हैं। आप एक्सेंट के वे में से ले सकते हो, लहजा, वो किस लहजे में बोलती हैं। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर till I was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. कह रही हैं कि जब आप उनकी जो है आवाज़ या उनकी बातचीत करने के अंदाज को देख के जब आप सरप्राइज हो जाते हैं और पूछते हैं कि आपने कैसे सीखा, तो वो कहते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब मैं 11 साल की थी तब तक मुझे सारी चीज़ें सुनाई देती थी और मैं बोलती थी और मुझे सुनाई भी देती थी, तो इसलिए मेरे लिए ऐसे बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ वो ये नहीं बताती कि उसके बाद ये तो स्कॉटिश की बात हुई, यानी वो जहाँ की थी वो लैंग्वेज, लेकिन बाद में जो उन्होंने लैंग्वेज सीखी फ्रेंच और जापानीज़, तो वो जो है उन्होंने कैसे सीखी इसका उन्होंने मेंशन नहीं किया। As for music, she explains, it pours in through every part of my body, it tingles in the skin, my cheekbones and even in my hairs. कह रहे हैं कि म्यूज़िक के बारे में वो एक्सप्लेन करती हैं कि ये म्यूज़िक जो है उनके रग रग में बसी है, उनकी बॉडी के पूरे पार्ट में जो है वो घूमती है, उनकी स्किन में और उनकी चेक बोन्स में, मतलब गालों की हड्डियों में, और जो है उनके हेयर में, हर जगह पे जो है वो बिल्कुल सनसनाहट के साथ, जिसको आप कह सकते हो एक सनसनी कभी कभी लगती है ऐसी, बिल्कुल जो है कभी डर लगता है किसी चीज़ से, या कोई बहुत ही ज़्यादा कोई थ्रिलर चीज़ देख ली जाती है रोमांचक, तो एक बदन में सनसनी सी पैदा हो जाती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर रही हैं कि म्यूज़िक ये उनके लिए ऐसे ही थी कि पूरी बॉडी में उनकी सनसनी दौड़ जाती थी। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर ट्रिप्स। जब वो जाइलोफोन बजाती थी तो उनको वो महसूस कर सकती थी कि जो साउंड निकलता था वो उनकी फिंगर टिप्स तक जाता था, और वो उससे जो है वो महसूस कर लेती थी वो साउंड। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। कह रहे हैं कि जब वो ड्रम पे झुकती थी तो उनको जो रेजोनेंस है, ड्रम का जो रेजोनेंस है, मतलब गूंज है, जो एक से ज़्यादा बार जो उसकी प्रतिध्वनि निकलती है, वो चीज़ जो उनकी पूरी बॉडी में फ्लो कर जाती थी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़ so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. कह रहे हैं कि वो जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे जैसे वो स्टेज पे परफॉर्मेंस करती थी अपनी, तो वुडन प्लेटफॉर्म होता था, तो अपने शूज़ उतार देती थी ताकि वो जो वाइब्रेशन है साउंड का वो अपने पैरों से जो है वो फील करके और फिर उस पर आगे वर्क कर सकें। 8 देखते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस।
कह रहे हैं कि ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एवलिन जो है वो अपने ऑडियंस को जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिलाइट करती थी, बहुत ही ज़्यादा खुश करती थी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। कह रहे हैं कि 1991 में उनको जो है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड मिला उस साल का। और सिज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लैड्स, और उस अवार्ड को मिलते समय एक जो और परक्यूशनिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स ब्लैड्स, उन्होंने क्या कहा, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कह रहे गॉड ने भले ही इनकी जो है वो हियरिंग कैपेसिटी है वो ले लिया, लेकिन जो इनको दिया वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब बिल्कुल असाधारण है। वॉट वी हियर शी फील्स, वो कहते हैं कि जो हम सुनते हैं ये महसूस कर लेती हैं, फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और हम लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से वो इसे एब्जॉर्व कर लेती हैं और सुन लेती हैं अपने बॉडी के अदर पार्ट से। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। जेम्स ब्लैड्स कहते हैं कि इसी वजह से वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं। 9 वाला देखते हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोहलिक। अब यहाँ पे एवलिन कन्फेस करती है, मतलब एडमिट करती हैं कि हाँ मैंने ये काम किया, या इस तरीके की अपनी जो एबिलिटी है उसके बारे में बात करती हैं कि वो वर्कोहलिक हैं। वर्कोहलिक मीन्स क्या होता है कि काम के प्रति पूरी तरीके से समर्पित, मतलब कि दिन रात जो किसी को काम करना ही अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ करते रहना, खाली बैठना अच्छा नहीं लगना, ये चीज़ कहलाती है वर्कोहलिक। तो वो एवलिन कन्फेस करती है कि हाँ वो मैं हूँ, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। कह रहे मैंने बहुत ही ज़्यादा वर्क किया, बहुत ही ज़्यादा वर्क किया उन लोगों से जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं उन लोगों से भी कहीं ज़्यादा, लेकिन बाद में जो रिवॉर्ड्स मिले वो उससे भी ज़्यादा बड़े थे। इनॉर्मस मतलब होता है उस बड़े, सबसे बड़े, तो उससे भी ज़्यादा बड़े थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स एवलिन आल्सो गिव्स free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians and Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says। अब यहाँ पे देखिए वो ना सिर्फ रेगुलर कंसर्ट करती थी, मतलब जहाँ से उन्हें रिवार्ड मिलते थे, जहाँ से उनको मनी मिलती थी, जहाँ से फेम मिलता था, बल्कि इसके अलावा वो प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में भी फ्री कंसर्ट्स करती थी। और इसके अलावा वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिस चीज़ को देती थी वो यंग लोगों को, दूसरे यंग म्यूजिशियंस को जो है वो म्यूज़िक सिखाती थी जो उन्होंने सीखा था। Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. एन रिचलिन जो कि एक डेफ चिल्ड्रन का जो है फंड था, उसकी जो है एन रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज। एन रिचलिन कहती हैं, जो कि डेफ चिल्ड्रन के लिए फंड वगैरह जो इकट्ठा करती थी, वो कहती हैं कि ये जो एवलिन है वो शाइनिंग इंस्पिरेशन है सारे डेफ चिल्ड्रन के लिए। जो भी डेफ चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। दे सी डैट देयर इज़ नो वेयर डैट दे कैन नॉट गो। बच्चों को लगता है एवलिन ग्लेनी को देखने के बाद कि संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वे जा नहीं सकते। लास्ट है, एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. एवलिन ग्लेनी जो है उन्होंने वो काम करके दिखाया कि जो उनकी दुगनी एज के लोग करते हैं वो उन्होंने अपनी उसकी आधी एज में ही करके दिखा दिया। मतलब उन्होंने 17 या आप कह सकते हो 20 ईयर में ही वो काम कर दिया जो कि 40 ईयर्स में जाके लोग करते हैं। शी हैज़ ब्रॉड परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who were handicapped. उन्होंने जो है ऑर्केस्ट्रा के लिए एक परक्यूशन ला दिया, और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे
नई मेंशन की और नई चीज़ें लेके आई। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और जो हैंडीकैप थे उनके लिए भी बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन बन के उभरी। इसके अलावा जो है पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, इतना ज़्यादा इंस्पायर किया लोगों को अपने काम से। और जो भी चीज़ें वो करती थी वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा के लिए उन्होंने जो जो चीज़ें किया, इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्क किए। तो उनके जो म्यूज़िक के प्रति जो उनका डेडिकेशन था, वो सारी चीज़ें देख के लोग कहते थे कि अगर ये काम ये लड़की कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन enormous pleasure to millions। और ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है, या ये सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने जो है कई मिलियन लोगों को प्लेजर दिया है। प्लेजर का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ सॉन्ग्स वगैरह या फिर मूवीज़ वगैरह या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो हमें इंटरटेन करती हैं, जब हम सुनते हैं तो उससे जो हमें प्लेजर मिलता है, जो सुकून मिलता है, जो मज़ा मिलता है, उसकी बात यहाँ पे की गई है कि एवलिन ग्लेनी ने वो काम करके दिखा दिया, पूरा करके दिखा दिया जो उनकी एज में जो दुगनी एज में जाके लोग करते करते हैं, उसको आधी एज में ही करके दिखा दिया। उन्होंने ऑर्केस्ट्रा के लिए ऐसा परक्यूशन ला के दे दिया, कुछ ऐसा चीज़ें दिखा दी कि वहाँ पे नई नई चीज़ें वहाँ पे उन्होंने इन्वेंट करके दिखा दी। और इसके अलावा जो है बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन के उभरी। और भले ही वो हैंडीकैप्ड थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, उससे लोग कह सकते थे कि हाँ, जो ये कर अगर इन्होंने ये चीज़ कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और इसलिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मिलियंस लोगों को बहुत ही अच्छे से जो है प्लेजर दिया। तो यहाँ पे ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस आप लोग इस टॉपिक को एक्सप्लेनेशन होने के बाद अब आप खुद से कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप होमवर्क की बात करें तो यहाँ पे आप होमवर्क के रूप में जो भी यहाँ पे वर्ड्स आपको यहाँ पे साइड में दिख रहे हैं, जो भी साइड में वर्ड्स दिख रहे हैं उसको वोकैबुलरी की कॉपी में आप लिख लीजिए और उसको याद करिए। इसके अलावा अगर आपको पढ़ते समय, रीडिंग करते समय जो भी नए वर्ड्स मिले हों उनको भी आप लिख सकते हैं और उनको याद करना है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी करना है। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।